आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। पटना से बड़ी खबर है जहां दीवार गिरने से मजदूर की मौत की खबर है और इनकम टैक्स चौराहे के पास यह गंभीर हादसा हुआ है। हादसे में एक मजदूर के घायल होने की सूचना है और बताया जा रहा है कि नाले पर काम कर रहे थे मजदूर। हालांकि पीएमसीएच भेजा गया है। जो भी लोग घायल हैं, कोतवाली थाना क्षेत्र का यह मामला है। राजधानी पटना में एक बार फिर से बड़ा हादसा हुआ जिसमें एक मजदूर की जान चली गई है और दूसरा मजदूर गंभीर रूप से घायल है और पीएमसीएच में फिलहाल जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। कोतवाली थाना क्षेत्र के इनकम टैक्स गोलंबर के पास जो संत रविदास आश्रम है उसके ठीक पीछे ये मकान है और यहाँ एक पुरानी दीवार थी, उसको तोड़ा जा रहा था और ईंट इकट्ठा किया जा रहा था। उसी दौरान पूरी दीवार जो है एक बारगी ढह गई और मजदूर के ऊपर गिर गई। मजदूर उसकी चपेट में आया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई है और दूसरा मजदूर गंभीर रूप से घायल है जिसे इलाज के लिए पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों के अनुसार उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। लापरवाही की ये बानगी है। अगर दीवार तोड़ी जा रही थी तो तमाम तौर पर एहतियात बरतनी चाहिए थी, लेकिन कहीं ना कहीं चूक हुई और उसके कारण एक मजदूर की जान जो है वो चली गई है। फिलहाल पुलिस ने अपने लेवल पर पूरे मामले की छानबीन की है और देख रही है पुलिस की कैसे ये वाकया हुआ है। मृत मजदूर पीएमसीएच में पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी जो है वो भेजा गया। वो लखीसराय का रहने वाला है और फिलहाल उसके नाम का पता नहीं चल पाया है, लेकिन पुलिस अपने लेवल पे पूरे मामले की छानबीन कर रही है। और देखिए अभी भी जो मलबा है वो यहाँ पर घटनास्थल पर गिरा हुआ है। काफी प्राचीन दीवार थी और एक एक करके ईंट जो है वो निकाली जा रही थी, उसको स्टोर किया जा रहा था, लेकिन पुरानी दीवार जो थी वो सह न सकी और जो ईंट निकला पूरे दीवार में क्रैक हुआ और उसके बाद पूरा दीवार जो है वो यहाँ पर धराशायी हो गई है। देखना होगा पुलिस जो है वो पोस्टमार्टम के बाद पूरे मामले में क्या कार्रवाई करती है। लेकिन अगर आप इस तरीके से पुरानी दीवार को उसको अगर तोड़ रहे हैं तो सावधानियां बरतें और तमाम तरह के जो नॉर्म्स हैं उसको फॉलो करें। नहीं, अभी याद होगा कुछ दिन पहले कोतवाली थाना क्षेत्र में ही एसपी वर्मा रोड में जो निर्माणाधीन अपार्टमेंट था वहां पर एक मजदूर की जान चली गई थी। और जाहिर सी बात है इस तरह की घटनाएं जो है उससे सबक लेनी चाहिए वैसे लोगों को जो इस तरह के काम अपने घरों में करवा रहे हैं। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। बड़ी खबर वैशाली से है जहां सराय रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा हुआ है। फुट ओवर ब्रिज निर्माण में लगे 2 मजदूर ऊपर से गिर गए हैं और सूत्रों के हवाले से यह कहा जा रहा है कि 2 में से एक मजदूर की मौत हो गई जबकि दूसरे मजदूर की हालत चिंताजनक बनी हुई है। हालांकि रेल प्रशासन मजदूर की मौत की घटना से इनकार कर रहा है। वहीं घटना के बाद लगभग 5 घंटे तक ट्रेनों का परिचालन बाधित रहा। रेल डीएसपी समेत रेलवे के पदाधिकारी मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रहे हैं। इन लोग से भेंट नहीं हो पाती है, मैं बताने की। इसमें मरने की भी शायद सूचना आ रही है। अभी तक कोई इस तरह का सूचना नहीं। 2 लगाया तो वो बोल्ट टूट के पलटी हो गया, हम लोग गिर गए नीचे। आप लोग प्राइवेट स्टाफ है? हाँ प्राइवेट है। आपकी इलाज नहीं करवाया जा रहा है? इलाज तो हुआ है खाली। इस जानकारी मिली कि कंस्ट्रक्शन को कार्य करने के दौरान ही किसी आदमी का एक्सीडेंट होने की सूचना मिली जो कि इलाज में अभी गया हुआ है। और पटना से बड़ी खबर, बीजेपी का नीतीश सरकार पर हमला। 27 कैदियों की रिहाई पर उठाए हैं सवाल। सुशील मोदी ने रिहाई का आधार पूछा है और सुशील मोदी रिहाई को उन्होंने असंवैधानिक बताया। रिहाई को कानून व्यवस्था पर उन्होंने खतरा बताया और आरजेडी के दबाव की उन्होंने बात कही है। आनंद मोहन की रिहाई के निर्णय पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। हमारे साथ पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी हैं। मोदी जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से सरकार ने आनंद मोहन के लिए इतना बड़ा निर्णय लिया? नहीं, देखिए, आनंद मोहन का प्रश्न नहीं है। प्रश्न है 27 दुर्दांत अपराधियों को छोड़े जाने का निर्णय और वह भी जेल मैनुअल में संशोधन का निर्णय। एक और योगी की सरकार है उत्तर प्रदेश में जहां जो अपराधी हैं वो थर-थर कांप रहे हैं, यूपी छोड़कर भाग रहे हैं। और यहाँ पर स्थिति है कि नीतीश कुमार अपराधियों को जेल से रिहा कर रहे हैं। और वो कौन अपराधी हैं? वो अपराधी जिन लोगों ने अपने अपने क्षेत्र में सरकारी कर्मियों की हत्या कर दी। और आखिर नीतीश जी, आप ही ने 2016 में संशोधन किया जेल मैनुअल में कि अगर कोई बलात्कार के दौरान हत्या या बलात्कार से जुड़ा मामला होगा या आतंकी हत्या का मामला होगा, अगर आतंकवादियों की कोई हत्या कर दे या सरकारी कर्मी की हत्या कर दे
तो उनको किसी प्रकार की कोई रियायत नहीं मिलेगी। फिर आज क्या स्थिति पैदा हो गई, क्या आधार, क्या क्यों आज ये संशोधन किया गया, ये बिहार की जनता जानना चाहती है। और इसमें सवाल आनंद मोहन का नहीं है, सवाल 27 लोगों का आधा बेसिस क्या है, किस आधार पर आप छोड़ रहे, क्यों छोड़ रहे हैं, इसकी यह जवाब बिहार की जनता जानना चाहती है। और देखिए, पूरे बिहार के जो लाखों सरकारी कर्मचारी हैं इस निर्णय के बाद डर के साए में जी रहे हैं। अलग अलग इलाके में लोग डरे हुए हैं कि अब हमारा क्या होगा। अभी एक अशोक यादव लखीसराय के फोन आ रहा है कि जिस व्यक्ति ने और कुशवाहा लोगों की हत्या कर दी वो भी छूट कर आ रहा है। तो आखिर में आप किस प्रकार का कानून का राज बिहार में और कायम करना चाहते हैं? केवल चुनाव ही एकमात्र लक्ष्य है, प्रधानमंत्री बनना ही एकमात्र मकसद है। प्रधानमंत्री बनने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, आप जेल से लोगों को रिहा कर सकते हैं। तो यह सरकार का निर्णय असंवैधानिक है, ये मनमाना निर्णय है, इसका कोई आधार नहीं है। इसलिए बिहार की जनता जानना चाहती कि 27 अपराधियों को छोड़ने का आधार क्या है, किस आधार पर आपने उन लोगों को रिहा करने का निर्णय लिया है। वोट बैंक को खुश करने के लिए छोड़ा गया, आप कह रहे हैं। अपना वोट बैंक आप देख लीजिए इसमें कौन लोग हैं। और दूसरी बात है कि चुनाव में जो मदद कर सके, ये अपराधी, एक जमाना में लालू का राज था, अपराधियों की बदौलत 15 साल राज किया लालू ने, फिर वो लालू राज लौट कर बिहार के अंदर आ रहा है। तो नीतीश जी की संगत जो हुई है लालू यादव का, उसका प्रभाव है कि सरकार ने इस प्रकार का निर्णय लिया है। और ये वही लोग हैं जिन्होंने आनंद मोहन को फंसाया एक समय में। और अगर मदद करनी थी आनंद मोहन की, तो जब FIR दर्ज हुआ उसमें क्यों नहीं मदद की, ट्रायल में क्यों नहीं मदद की? 14 साल जेल में सड़ाने के बाद और 27 लोगों को दुर्दांत अपराधियों को छोड़ने के बाद आप मदद कर रहे हैं। तो ये कौन सा ये कौन सा सामाजिक न्याय है? तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस तरह के निर्णय के पक्ष में नहीं है। तो बिल्कुल बीजेपी का विरोध जारी है। लगातार जिस तरीके से 27 लोगों को जेल से रिहा करने का सरकार ने निर्णय लिया है, उसके बाद अब बीजेपी इस पूरे मामले पर सरकार पर हमलावर है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई की खबर पर बिहार में सियासत गर्म है। रिहाई पर सवाल उठाने वालों पर आनंद मोहन ने गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि आरजेडी के दबाव में यह रिहाई नहीं हुई है और उनकी रिहाई के लिए कोई कानून में परिवर्तन नहीं हुआ है। पूर्व सांसद आनंद मोहन के रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। पूरा परिवार अभी एक साथ मौजूद है। सगाई में पेरोल पे आए हुए थे घर पर, और इसी बीच सगाई और रिहाई दोनों की खबर एक साथ आ गई। इसके लिए आप किसको धन्यवाद देना चाहेंगे? सर्वप्रथम तो हम अपने समर्थकों को धन्यवाद देंगे। लवली आनंद और बच्चों का भी बहुत बड़ा संघर्ष रहा है लगातार, और धन्यवाद नहीं, राज्य सरकार और खास तौर पर मुख्यमंत्री का हम आभार प्रकट करेंगे। कल जब वो मिले आप इस स्टेज पर, तो आपका हाथ पकड़ के वो अपने पास खड़ा किए। चलिए, हमने कहा कि हम लोगों के पुराने संबंध हैं, संघर्ष के दौर के संबंध हैं। 74 आंदोलन की उपज हम भी हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी भी हैं, लालू जी भी हैं, सुशील कुमार मोदी जी भी हैं। हम लोग तो पुराने मित्र रहे हैं। रविशंकर प्रसाद जी भी हैं। लेकिन एक आरोप ये लग रहा है कि आरजेडी के दबाव में पूरे कानून में परिवर्तन कर दिया गया और उसके बाद आपकी रिहाई हो रही है। आरोप के दबाव नहीं, ये आप मंत्रिपरिषद का जो फैसला है उसमें जाइए, सवाल करने के पहले वो सब देख लीजिए। नहीं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि आपके सरकार में आने का फायदा मिला है और यही वजह है कि उस कानून में परिवर्तन किया गया और आपको जेल से रिहाई मिली। हमारे मित्रों की सरकार जो एनडीए बनाने में, लालू जी के खिलाफ संघर्ष और एनडीए बनाने में आनंद मोहन की भूमिका किसी से भी ज्यादा है। लालू विरोध की फसलें आनंद मोहन और उनके समर्थकों ने लगाई और काट के ले गए कोई, माफ कीजिएगा। कृष्णैया हत्याकांड जो हुआ था उसमें 2 परिवार सबसे अधिक सफर किया, एक आपका और एक जी कृष्णैया का। बाकी देखिए 3,500 लोगों पर यह आरोप था कि वो ईंट पत्थर से गुस्से में जी कृष्णैया की हत्या कर दी। उसमें 37 लोग आरोपित अभियुक्त बनाए गए। मारने वाले छूट गए, ऑर्डर गिवर छूट गए। सबसे मोटी गर्दन आनंद मोहन की थी, उनको फांसी, आजीवन, ये सब हुआ। क्यों हुआ, कैसे हुआ, सब आप लोग जानते हैं। अच्छा, ये बताइए एक आखिरी सवाल कि बेटी की सगाई
परिवार के लिए शुभ घड़ी लेकर आई है। जी जी बिल्कुल, बेटी की सगाई से शुरू हुई बात और बेटे और बहू की सगाई पर वो पूर्णता प्राप्त कर ली। एनआईए ने पीएफआई पर एक बार फिर से शिकंजा कसा है। देश भर में 17 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में अलग अलग ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की गई है। बिहार के 6 जिलों में एनआईए की रेड पड़ी। दरभंगा, मोतिहारी, सीवान, कटिहार, मुजफ्फरपुर, इसके साथ मधुबनी में एनआईए की टीम ने दबिश दी और यह छापेमारी लगभग 8 घंटे तक चली, जिसमें संदिग्ध सिम कार्ड और आधार कार्ड बरामद किए गए हैं। स्क्रीन पर 5 अलग अलग जिलों की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और आपको बताएं कि मोतिहारी के चकिया स्थित कुआवा गांव में सज्जाद अंसारी के घर छापेमारी की गई। सज्जाद अंसारी के भाई सद्दाम अंसारी ने बताया कि एनआईए ने फिलहाल सज्जाद अंसारी का आधार कार्ड जब्त किया है। दूसरी तरफ दरभंगा की है, जहां शहर के उर्दू मोहल्ले में डॉक्टर सारिक रजा और सिहवाड़ा थाना क्षेत्र के शंकरपुर में महबूब के घर छापेमारी की गई। इसी तरह सिवान के नगर थाना इलाके में, कटिहार के रौतारा थाना क्षेत्र में 2 जगहों पर और मुजफ्फरपुर के कटरा स्थित अनखौली गांव में भी एनआईए ने सर्च अभियान चलाया है। पीएफआई मामले में आज एक बार फिर से एनआईए ने देश भर में कुल 17 जगहों पे छापेमारी की है और इस कार्रवाई के दौरान जो है, वैसे तो अब तक जो जानकारी मिली है कि एनआईए के हाथ बहुत कुछ नहीं लगे हैं, लेकिन बताते चले कि बिहार में भी 6 जिले हैं जहां पे एनआईए के द्वारा छापेमारी किया गया है, जिसमें दरभंगा, मोतिहारी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सीवान जो है वो जिले शामिल हैं। और इन 6 जिलों में जो है एनआईए की टीम पहुंची थी, दबिश डाली है और जो इनपुट्स थे उसके आधार पे छापेमारी की कार्रवाई जो है वो एनआईए के द्वारा किया गया है। बताते चले कि दरभंगा में उर्दू बाजार स्थित डॉक्टर सारिक रजा के घर पर छापेमारी की गई है। सिंहवाड़ा थाना है दरभंगा जिले का, वहां के सकरपुर स्थित मोहम्मद कैसर के घर पे यह छापेमारी की गई है। मोतिहारी में चकिया अनुमंडल के कुआवा गांव में सज्जाद का घर है, यहाँ पे छापेमारी की गई है। मधुबनी में बाबू बढ़ी प्रखंड के बरौल गांव में छापेमारी की गई है। मुजफ्फरपुर में गौरीहार में भी छापेमारी की खबर है और सिवान भी जो है वो एनआईए के जो टीम पहुंची है उनके द्वारा छापेमारी की गई। और छापेमारी के दौरान बताते चले कि मोतिहारी में जो छापेमारी की गई है सज्जाद के घर से जो है कुछ डॉक्यूमेंट जरूर मिले हैं और पेन ड्राइव, आधार कार्ड जो है वो भी मिले हैं। और अब एनआईए की जो छापेमारी है वो फिलहाल बिहार में समाप्त हो चुकी है और इस छापेमारी के दौरान जो भी दस्तावेज मिले हैं उसके आधार पर एनआईए आगे की कार्रवाई जो है वो सुनिश्चित करेगी। तो कह सकते हैं कि पीएफआई मामले में लगातार एनआईए की कार्रवाई जारी है और ये कार्रवाई आने वाले दिनों में और तेज होती नजर आ सकती है। अमित मान, न्यूज 18 पटना। कटिहार में भी पीएफआई से जुड़े संदिग्ध लोगों के खिलाफ एनआईए ने 2 ठिकानों पर छापेमारी की। रौतारा थाना क्षेत्र में एनआईए की टीम ने रजबारा के रहने वाले मोहम्मद नजीम और रौतारा चौकी के रहने वाले मोहम्मद हसन के घर छापेमारी की, जिसमें बताया जा रहा है कि एनआईए के हाथ कुछ मोबाइल सिम और कुछ आपत्तिजनक दस्तावेज लगे हैं। छापेमारी को लेकर अधिक जानकारी दे रहे हैं सुब्रत। पूरे बिहार के साथ साथ आज कटिहार में भी एनआईए ने 2 ठिकानों पर छापेमारी किया है। रौतारा थाना क्षेत्र के इस 2 ठिकाने के बारे में बताया जा रहा है। एक जो है चापी का जो गांव है उसमें मोहम्मद हसन के घर, जबकि दूसरा ठिकाना राजबाड़ा गांव का मोहम्मद नजीम के घर एनआईए की टीम ने कई घंटे तक सर्च अभियान चलाया। पहले सुबह के इस सर्च अभियान के बारे में चर्चा ये है कि जो मोहम्मद नजीम हैं उनके घर से एनआईए के टीम को कुछ संदिग्ध सिम बरामद हुआ है। हालांकि ये खबर सूत्र के हवाले से है, इसका कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुआ है और कई घंटे के सर्च अभियान के बाद फिलहाल गांव में कोई भी कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है। बताते चले पहले भी प्रतिबंधित संगठन पीएफआई को लेकर कटिहार के इस इलाके में एनआईए दबिश बना चुका है। एक बार फिर इस दबिश के बाद गांव में पूरी तरह सन्नाटा छाया हुआ है।
जो बातें अभी फिलहाल छन कर आई है मोहम्मद नजीम के बारे में बताया जा रहा है, वो 4 भाई है और घर के सबसे बड़े लड़का वही है। और वो आम तौर पर ग्रामीण जो कहते हैं वो सिर्फ पंखा, टेबल फैन, सीलिंग फैन जो एक दुकान चलाता था और उसमें मरम्मती के काम करता है। हालांकि एनआईए क्यों उनके घर तक पहुंचा है और क्या है इस पीएफआई कनेक्शन की जो चर्चा हो रहा है प्रतिबंधित संगठन, उसके साथ इसका क्या कनेक्शन है, इस बारे में गांव के लोग भी कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। खबर है नवादा से, जहां सफीक आलम के मकान में हुए जबरदस्त धमाके में वार्ड नंबर 18 स्थित गोंदापुर में बीती रात सफीक आलम के घर में धमाका हुआ था और पटना से पहुंची एफएसएल की टीम ने इसकी जांच शुरू कर दी है। मकान के अंदर और बाहर का जो हिस्सा है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। हालांकि इसमें किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि घर के सारे लोग एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए गए थे, तभी यह धमाका हो गया। और बताया जा रहा है कि सफीक आलम के घर में कुछ किराएदार भी रह रहे थे। जानकारी के मुताबिक घर में अगरबत्ती बनाने का काम होता था। ये आपके घर में गैस फटा, मोहल्ले के लोग बोला, मगर हम लोग आकर के तहकीकात किए हैं, फिर प्रशासन को बुलाए और पानी टंकी को भी बुलाए। पानी टंकी भी आकर के देखे, अपना बुझाए जरा ना, हम लोग पहले बुझा चुके थे और उसके बाद प्रशासन भी अपना डिसीजन लिए, रिपोर्ट लिए, देख लिए, गैस सिलेंडर भी देखें, सब कुछ भी देखें, मगर कहीं उनको कुछ समझ में नहीं आया। नहीं, गैस ब्लास्ट नहीं किया, गैस तो गैस हाउस ही रखा हुआ है तो और इस तरह से एकदम मकान गिरा हुआ है। कोई नहीं था क्या उसमें? नहीं, उसमें कोई नहीं था। एफएसएल की टीम और डॉग स्क्वाड को बुलाया गया है, वो लोग आ रहे हैं। उसके बाद उनके द्वारा जांच की जाएगी और पता किया जाएगा कि कैसे हुआ। प्रथम दृष्टया लग रहा है कि यह ब्लास्ट उसमें से ही हुआ है और कांड जो है वो दर्ज कर लिया गया है और पूछताछ जारी है। गोपालगंज पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने अंतर्राज्यीय ड्रग सिंडिकेट का खुलासा करते हुए 20 लाख की ब्राउन शुगर के साथ 8 तस्करों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार तस्करों के पास से 10 लाख कैश, 1 किलो ब्राउन शुगर और 3 मोबाइल बरामद हुए हैं। ये सभी तस्कर यूपी के लखनऊ और गोपालगंज के रहने वाले हैं। गोपालगंज एसपी ने बताया कि ड्रग सिंडिकेट का खुलासा करने के लिए प्रशिक्षु डीएसपी साक्षी राय के नेतृत्व में एसआईटी बनाई गई थी। एसआईटी ने छापेमारी कर लखनऊ के रहने वाले ड्रग माफिया नूर मोहम्मद, गोपालगंज के गणेश चौरसिया, सत्येंद्र सिंह, गुन्ना तिवारी, कमलेश मिश्रा, दिलीप कुमार, देवा मुछर और दिलीप चौरसिया को गिरफ्तार किया है। इन सभी तस्करों पर पहले से ड्रग सप्लाई के केस दर्ज हैं। अब पुलिस गिरफ्तार तस्करों से पूछताछ कर कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। जिला अंतर्गत जिला के बड़े ड्रग माफिया गणेश चौरसिया की गिरफ्तारी की गई है। इनके पास से करीब 1 केजी ब्राउन शुगर बरामद किया गया है। इनसे पूछताछ के आधार पर इन्होंने बताया कि लखनऊ का बड़ा ड्रग सप्लायर नूर मोहम्मद है, उससे इसने ड्रग 10 लाख रुपए में खरीद कर लाया था और पूछताछ के आधार पर टीम ने नूर मोहम्मद को गिरफ्तार किया। उसके पास से करीब 10 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। गणेश चौरसिया से आगे पूछताछ में इसने बताया कि जिले अंतर्गत अलग अलग थाना क्षेत्रों में इसके कई कस्टमर्स हैं जिसको ये छोटी छोटी पुड़िया में बनाकर सप्लाई किया करता था। पृथ्वी दिवस के मौके पर आप भी दीजिए अपना योगदान। न्यूज 18 की मुहिम इंडिया पेड़ लगाओ से जुड़िए। एक पेड़ लगाइए और पेड़ के साथ अपनी तस्वीर सेल्फी यानी ट्रीफी लीजिए और अपनी ट्रीफी #News18 ट्रीफी के साथ अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड कीजिए। इस मुहिम में भाग लेकर आप जीत सकते हैं